बताने की कोशिश कर रहा हूं एंड लेट्स बिगिन आवर सेशन टुडे। जैसा कि मैंने बोला इसमें हमें डिबेट में नहीं जाना है। पर्पस ऑफ दिस सेशन इज टू लर्न फ्रॉम आवर माइथोलॉजी, राइट? द इंटेंशन is not to hurt anyone religious sentiments. Examples are based on our mythology which are publicly available. गूगल में जो भी आप देखेंगे तो आप सर्च कर सकते हैं। Neither we nor you can be sure about of the truthfulness of any incident, so let not waste our time debating the same. I hope it's clear, friends. Yeah? Okay. Just a second. कुछ मुझे चैट बॉक्स में मैं चैलेंज फेस कर रहा हूँ। I don't know ये क्यों नहीं आ रहा है। Yeah. स्क्रीन आ रहा, राइट? स्क्रीन इज देयर, ओके, चलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर मैं पूछूं आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, बट एक चीज है, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि एक गॉड में आप मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन एक सुप्रीम पावर है। और माइथोलॉजी के हिसाब से हम देखें तो एक भगवान है, भगवान एक है, लेकिन हम मे बी डिफरेंट भगवान को मानते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कोई एक तो सुपर पावर है, एक सुप्रीम पावर है जो इस दुनिया को चला रहा है। तो वो कौन है? इंग्लिश में हम लोग गॉड बोलते हैं, हिंदी में भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं एंड अदर चीजें बोलते हैं, राइट? बट लेकिन अगर इंग्लिश वर्ड जी और डी को लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा। सो बेसिकली जी इज जनरेटर एंड एज पर हिंदू माइथोलॉजी लॉर्ड ब्रह्मा को जनरेटर माना गया है, राइट? एंड ओ फॉर ऑर्गेनाइजर, सो जनरेटर क्रिएटर हो गए ब्रह्मा जी, ऑर्गेनाइजर लॉर्ड विष्णु हैं, जिनको कि इस मतलब पूरा सृष्टि को, इस पूरा ब्रह्मांड को चलाने का उनको चलाने का मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है। एंड डिस्ट्रॉयर, सो बेसिकली जब सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में किसी तरह का अनबैलेंस हो जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए सर्टेन थिंग्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉर्ड शिवा को है या महेश को है। सो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन नाम है, राइट? सो स्टार्ट जो है, जो लेसन हम लेंगे वो पहले हम ब्रह्मा से लेते हैं। सो ब्रह्मा जी द क्रिएटर, राइट, वो इतने ज्यादा क्रिएटिव थे कि इस संसार का, इसका सृष्टि कर पाए, इस ब्रह्मांड का उन्होंने सृष्टि किया इन सेंस क्रिएट किया। अब सोचिए, उनकी क्रिएटिविटी का दाद देना पड़ेगा कि किस तरीके से इस संसार में कितनी सारी चीजें हैं और कितनी सारी यूनिक चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इंसान की बात करें तो हम इंसान अभी आज के डेट में कई 100 करोड़ पॉपुलेशन है, कितने सारे कंट्रीज हैं, हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है, हर इंसान एक दूसरे से यूनिक है। इतने सारे लोग होने के बावजूद कोई एक दूसरे के जैसा नहीं दिखता है और हर कोई यूनिक है। देन इतने सारे जीव जंतु, ये नेचर, पहाड़, नदी नाले, है ना, ट्रीज, देन अदर चीज, मतलब फ्लावर्स है, ठीक है, यहाँ पे एयर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल तो चले हमने बनाया, लेकिन लाइट है, मून है, एंड पूरा नेचर की अगर हम बात करें, एक एक चीज को देखें, क्या जबरदस्त है। अगर कोई अच्छा पेंटिंग बना देता है तो हम कितनी तारीफ करते हैं एक इंसान का। लॉर्ड ब्रह्मा को, उनके पास क्या, कितना जबरदस्त वो क्रिएटिविटी है कि उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया। तो फ्रेंड्स, ही इज सो क्रिएटिव, यही मैं बोलना चाहूंगा, राइट? सो फिनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, तो एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, ये जो लेसन लेने वाली जो बात है लॉर्ड ब्रह्मा से, वो है क्रिएटिविटी। तो फिनेंशियल प्लानिंग में आपका अपना पैसा है, आपका अपना हार्ड एंड मनी है, आपको उनसे जो है क्रिएटिव होने का लेसन ले सकते हैं। और फिनेंशियल प्लानिंग में क्रिएटिव कैसे होंगे? सी, आपका पैसा है, आपको मालूम है कि इस पैसे को ग्रो कराना है, देन कब जरूरत पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता है, देन इसको क्या करेंगे सो दैट आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं, ठीक है? तो
इन सब चीज को ध्यान में रख के आप थोड़ा सा मे बी किसी का हेल्प लेके, मे बी योर ओन क्रिएटिविटी ऐसी कुछ हो सकती है जिसके चलते अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कुछ प्लानिंग करते हैं और लॉन्ग रन में इसका बेहतरीन फायदा हो सकता है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा अपने फ्रेंड का। मेरे फ्रेंड की क्रिएटिविटी क्या है, सो बेसिकली वो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एवरी डे एक सर्टेन अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास एक बैग है, उस बैग में 10 रुपया से लेकर 2000 के नोट अवेलेबल हैं। वो क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, वो बैग को, उनकी 7 साल की एक बिटिया है, अपने डॉटर के पास जाते हैं, अपनी बिटिया के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि एक नोट निकालो। उनकी बिटिया एक नोट निकालती है, वो कभी 10 रुपया होता है, कभी 500 होता है, कभी 100-200 भी होता है, कभी 2000 भी होता है। वो जो भी निकालते हैं उस पैसे को वापस बैग में रख देते हैं और उतना अमाउंट डेट वाइज नोट कर लेते हैं। और इस तरीके से महीने का अंत में वो क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, और जो भी फिगर आता है उतना अमाउंट अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं कंप्लीटली लॉन्ग टर्म के लिए। अब ये अमाउंट कभी 5000 होता है, कभी 7000 होता है, कभी 12000 होता है, कभी 15000 भी होता है, बट उसमें वो दिमाग नहीं लगाते हैं। उनका बोलना है फाइनेंशियल फ्रीडम, मैं भगवान का बेटा हूं, तो मुझे कब फाइनेंशियल फ्रीडम होना है ये भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, उनको डिसाइड करते हैं। और बच्चे जो है भगवान का रूप होते हैं, तो अपने बिटिया का सहारा लेते हैं और उससे ये एक्टिविटी कराते हैं और उतना अमाउंट वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मैंने ये जब सुना मुझे काफी इंस्पायरिंग लगी। मैं बोला कि ये जब भी हो ये स्टोरी मैं शेयर करूंगा, स्पेशली जब बात क्रिएटिविटी की होगी। तो फ्रेंड्स, ये उनकी क्रिएटिविटी थी। आप अपना एक कुछ क्रिएटिविटी निकालिए, अपना एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग निकालिए और उसके हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर बोलिए या फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर बोलिए। आप अपना कुछ किसी भी तरीके से अपना एक एक्शन ले सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, तो मैसेज इज वेरी मच क्लियर। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग से मतलब करके आप जो भी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म्स आपके फाइनेंशियल गोल्स होंगे उसको अचीव करने में आपको हेल्प करेगा। सो ये क्रिएटिविटी का जो लेसन है हम लॉर्ड ब्रह्मा से ले सकते हैं। लॉर्ड विष्णु, फ्रेंड्स, लॉर्ड विष्णु का ये इमेज जो है, ये कंप्लीट पिक्चर है, कंप्लीट इमेज है। इससे जो हमें लेसन लेना है ये बहुत जबरदस्त है। कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, इवन की फाइनेंशियल फ्रीडम का कंप्लीट लेसन हम इस एक इमेज से ले सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सो लॉर्ड विष्णु के बेसिकली 2 वाहन होते हैं, एक शेषनाग, दूसरा गरुड़। शेषनाग जो होता है बेसिकली उनको जब रेस्ट करना होता है तो शेषनाग में वो रेस्ट करते हैं, और जब उनको ब्रह्मांड का ट्रैवल करना होता था तो वो गरुड़ में ट्रैवल करते थे, राइट। सो फ्रेंड्स, लॉर्ड ब्रह्मा विष्णु की अगर हम बात करें तो बेसिकली इनके दोनों जो वाहन हैं इनकी अपनी अपनी विशेषता है। शेषनाग की विशेषता बेसिकली सर्प, सांप की जो विशेषता होती है, इनकी दृष्टि जो है ना वो बहुत निकट तक ही होती है, ये ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते हैं। और वहीं गरुड़ जो होता है, गिद्ध होता है, उसकी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। यहाँ हम फाइनेंशियल लेसन की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ शेषनाग और गरुड़, इनके जो 2 वाहन है, इससे हमें ये लेसन लेना है, जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करें हमें शॉर्ट टर्म गोल्स अपने, मतलब शेषनाग जो उसकी निकट दृष्टि, शॉर्ट साइट है ना, तो उससे हम रिलेट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। एंड गिद्ध जो गरुड़ है उसका दृष्टि, लॉन्ग टर्म दृष्टि, मतलब दूर की दृष्टि काफी स्ट्रांग है, तो उससे हम रिलेट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म गोल्स का। तो जब कभी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों को ही ध्यान में रख के प्लान करें। कुछ लोग यहाँ पे गलतियां करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं। सो उनके पास एनफ सफिशिएंट कैश रिजर्व रहता है और इमरजेंसी में कुछ भी होता है तो उसको संभाल लेते हैं, लेकिन
आने वाले दिनों में फ्यूचर्स में जो गोल्स होने हैं उनको कैसे प्लान करना है, उनकी तैयारी नहीं रहती है, और जब उस टाइम आता है तो वो सफिशिएंट उनके पास फंड नहीं होता है और दिक्कत हो जाती है। वहीं कुछ लोग प्लान करते हैं सिर्फ लॉन्ग टर्म का। सो आज से 10 साल बाद क्या होना, 15 साल बाद क्या होना, 20 साल बाद क्या होना, ये सारी तैयारियां कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन आज के लिए तैयार नहीं होते हैं। और कुछ किसी तरह का इमरजेंसी, किसी तरह का शॉर्ट टर्म नीड आ जाता है, तो वहां पे वो तैयार नहीं होते हैं और उन्हें कभी लोन लेना पड़ जाता है या किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, मैसेज वेरी क्लियर, आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स का प्लानिंग नहीं करना है बल्कि लॉन्ग टर्म गोल्स का भी प्लानिंग करना है। शॉर्ट टर्म का अगर हम बात करें तो 0 से 3 साल शॉर्ट टर्म, 3 से 7 साल नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि मिड टर्म, एंड 7 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म। तो कहने का मतलब यहाँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मैं बोल रहा हूँ, बट बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जहां पे आपके सारे गोल्स को ध्यान पे रख के प्लानिंग, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, राइट। अब हम देखते हैं उनके एक हाथ में है शंख है। सो शंख का यूज कब होता था? शंख का बेसिकली यूज कब होता था? जब कभी हमें कुछ डिक्लेयर करना होता था, राइट है, जब कभी हमें कुछ डिक्लेयर करना होता था। अशोक गड़के जी, रामेश्वर को ऑलरेडी मैंने ला दिया, आपने लेट ज्वाइन किया था, राइट, ओके। सो जब कोई डिक्लेयर करना होता था, युद्ध स्टार्ट होना होता था, उससे पहले शंख बजाया जाता था, या फिर कुछ शुभ काम करना होता था तब शंख बजाया जाता था, ठीक है। सो सेम चीज विथ फाइनेंशियल प्लानिंग, आपको डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत कब पड़ती है? जब पैसा आएगा। सो आपका पैसा कहीं से मान लीजिए आने वाला है, कुछ बोनस मिलने वाला है, कुछ इंसेंटिव मिलने वाला है, या फिर कुछ नहीं तो पास्ट में शायद कुछ इन्वेस्ट कर रखा है और उसकी मैच्योरिटी होने वाली है, आप उसको री इन्वेस्ट करने चाहते हैं। तो कुछ भी हो, उसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिनेंशियल उसका प्लानिंग करके कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, उसको पहले डिक्लेयर कर दीजिए। डिक्लेयर किसके साथ करना है? खुद के साथ करना है पहली बात तो, कि नहीं ये पैसा आएगा, मैं इसको इधर लगाऊंगा, इस पर्पस के लिए लगाऊंगा। एट द सेम टाइम डिक्लेरेशन अपने स्पाउस और अपने बच्चों के साथ भी करना जरूरी है। फ्रेंड्स, जिस तरीके से आपको पता होता है कि पैसा कहां से आने वाला है, उसी तरीके से आपके फैमिली मेंबर्स को भी पता रहता है। तो उनको जब पता रहता है उसका कैसे खर्च करना है, उसकी तैयारी पहले से हो चुकी होती है। तो अगर आप डिक्लेयर पहले से नहीं करेंगे तो क्या होगा? आने से पहले जाने की तैयारी हो चुकी होगी। लेकिन अगर आप पहले से शेयर कर देंगे, नहीं नहीं इसमें और कुछ नहीं करना है, मोबाइल नहीं खरीदना है, टैब नहीं खरीदना है, बड़ा टीवी नहीं लेना है, वो सब कुछ नहीं करना है, इसको हम इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए कर रहे हैं, बच्चे का एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, जो भी पर्पस हो सकता है, ये डिक्लेयर करना जरूरी है पहले तो। सेकंड, उनके दूसरे हाथ में है चक्र। सो चक्र क्या है, उसकी खूबी क्या है? वो हमेशा घूमते रहता है, वो रुकता नहीं है, एकदम वो कंटिन्यूअस है। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंशियल प्लानिंग में अगेन जो इन्वेस्ट करना है आपको, आपको एक रेगुलर इन्वेस्टर बनना है। अभी हाल में जो मार्केट सिचुएशन आई थी, इसमें बहुत सारे लोग क्या किए, मार्केट गिरा, अरे अपना एसआईपी जो है रोक दो, इन्वेस्टमेंट अभी रोक दो, मार्केट का सिचुएशन खराब है। फ्रेंड्स, जब मार्केट गिरता है तो ये एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि नीचे में अगर आप बाई करते हैं तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। म्यूचुअल फंड की अगर समझ आपको है तो आप बेहतर रिलेट करेंगे। अदरवाइज सिंपल शब्दों में कहें तो जब मार्केट हाई होता है वहां पे हर चीज महंगा मिलते हैं, गिर जाता है तो सस्ता मिलते हैं। और आप एक रेगुलर इन्वेस्टर रहेंगे तो आपको हाई लेवल पे भी एंट्री मिलेगी, लो लेवल पे भी एंट्री मिलेगी। इसका लॉन्ग टर्म में आपको पावर ऑफ एवरेजिंग एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। सो मार्केट अप हो या डाउन हो, हर लेवल पे एंट्री करने का। उनके तीसरे हाथ में है पुष्प, फ्लावर। हम कब किसी को फ्लावर देते हैं? जब कॉन्ग्रेचुलेट करना होता है, राइट, जब हमें किसी को अप्रिशिएट करना होता है। सो फ्रेंड्स, फिनेंशियल ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ
पहले से प्लानिंग करके चल रहे थे और आपने अपने शॉर्ट टर्म या मिड टर्म कुछ गोल्स को अचीव किया। सो जब कभी आप अचीव करते हैं, जब कभी अचीव करते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उस मोमेंट को एंजॉय करें, उस मोमेंट को सेलिब्रेट करें, क्योंकि आपका ये मेहनत का फल है। आपने उसमें काम किया तब जाके आपने अपने गोल्स को अचीव किया। तो उस मोमेंट को ऐसे ही जाने नहीं दें, उस मोमेंट को सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट कैसे करेंगे? अपने आप को कोई गिफ्ट देके, मे बी अपने फैमिली के साथ कुछ आउटिंग करके, या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, सबके लिए कुछ गिफ्ट लाके। सो कैसे भी करके उस मोमेंट को स्पेशल बनाना है, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, अपने आप को अप्रिशिएट करना है। इससे क्या होगा? इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी आने वाले दिनों में और अच्छा करने के लिए। चौथा, गदा। गदा का यूज कब होता है फ्रेंड? सो गदा हम यूज करते थे, मतलब जो हमने देखा है, पनिश करने के लिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में भी आपको रेडी रहना होगा अपने आप को पनिश करने के लिए। पनिश किस लिए? सो बेसिकली ऐसा हो सकता है अचानक से कुछ इमरजेंसी आ गई और आपको जो अपना रेगुलर इन्वेस्ट करना, वहां से आपने कुछ कट किया, तो वहां रियलाइज करना है अपने आप को, चाहे कुछ भी हो जाए हमें डिसिप्लिन बने रहना है, अपना इन्वेस्टमेंट में कटौती नहीं करना है। कुछ इमरजेंसी आ गया तो आप अपने कुछ लग्जरी वाला जो चीजें हैं, मे बी आप एवरी वीकेंड बाहर जाते हैं, तो अभी उस महीने का कुछ तो कंट्रोल करना है, आप उसको कट कीजिए। 4 के जगह अभी 2 जाइए या 1 ही जाइए, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट। या फिर इंटरटेनमेंट के लिए कुछ करते हैं, शॉपिंग में कुछ करते हैं, उस जगह को कट कीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट में किसी भी तरह की कटौती नहीं होनी चाहिए। थोड़ा तकलीफ करेगा, फैमिली वाले गुस्सा होंगे, बट अल्टीमेटली यू आर द पायलट ऑफ योर फैमिली। आपको मालूम है कि आप, ठीक है, अपना फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे करना है। तो बेसिकली मैसेज गदा से जो हमें लेना है, लेसन जो लेना है, वो ये है कि डिसिप्लिन होना है। भले हम अपने अदर चीजों को, बेसिक नीड्स पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती, लेकिन उसके ऊपर जो होता है ना, हम लग्जरी में अपने ऊपर खर्चा करते हैं। सो शॉपिंग हो गया, आउटिंग हो गया, डाइनिंग हो गया, मूवीज हो गए, ठीक है। हालांकि लॉकडाउन में ये सारे रुके हुए हैं, बट ये तो टेम्पोररी है, करेक्ट। सो कहने का मतलब है रेगुलर टाइम पे जब हम करते थे, वो लग्जरी वाला चीजों को कट करना है, बट इन्वेस्टमेंट में किसी तरह की कटौती नहीं होनी चाहिए, आपको डिसिप्लिन होके करना। नेक्स्ट, हनुमान जी। हनुमान जी को आप देख रहे हैं, पीछे खड़े हैं हाथ जोड़ के। सो बेसिकली हनुमान जी का एक और नाम है, वो है संकट मोचन। सो संकट मोचन नाम उनका क्यों पड़ा? क्योंकि वो हमेशा, रामायण में हमने देखा था किस तरीके से वो राम लक्ष्मण को मुसीबत में बचाते रहे। जब भी कुछ मुसीबत आती है तो हनुमान जी बचाने आ जाते थे, बचाए। और रामायण ही नहीं, ऐसे भी कहा गया, आप दिल से अगर हनुमान जी का पूजा पाठ करो तो आपको हर संकट से वो निकाल लेते हैं, इसीलिए उनका नाम है संकट मोचन, राइट। सो फाइनेंशियल प्लानिंग में अगेन आपका संकट मोचन आपके पास होना चाहिए। और ये संकट मोचन कौन हो सकता है? सो बेसिकली एनी, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। अब इमरजेंसी क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है, डिजेबिलिटी हो सकती है, या फिर डिजीज। ये इमरजेंसी नॉर्मली हो जाते हैं। या फिर इमरजेंसी मतलब कुछ फैमिली में कुछ मैरिज का आ गया, जहां पे एक अच्छा खासा कॉस्ट लगना है, एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी। तो इसके लिए आपके पास प्रॉपर फंडिंग पहले से जरूरी है, इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस प्रॉपर एडिक्वेट, मतलब लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो क्या होगा, की पर्सन के कल को नहीं रहने से उसकी कमी तो नहीं पूरी होगी, लेकिन उसके नहीं रहने से जो फाइनेंशियल कमी है वो दैट विल बी टेकन केयर, अगर आपने एडिक्वेट इंश्योरेंस ले रखा है। एक्सीडेंटल या डिजीज या किसी भी रीजन से हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो आपका हार्ड एंड मनी, आज के डेट में जिस तरीके का हॉस्पिटल का बिल बनता है, 1 गो में जा सकता है, लेकिन अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रखे हैं तो वो संकट मोचन का काम करेगा, राइट। तो कहने का मतलब है आपका संकट मोचन हनुमान जी आपके साथ होना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग में। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड जो है आपके हनुमान जी। देन नारद जी नारायण नारायण करते करते
स्वर्ग लोक, पाताल लोक और धरती लोक का सारा खबर जो है उनको देते थे। सो बेसिकली वो पूरा दिन दुनिया का न्यूज उनके पास रहता था, वो एकदम अप टू डेट रहते थे। सो फिनेंशियल प्लानिंग की अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ आपका अपना पैसा है, हार्ड एंड मनी है। आपका एडवाइजर के भरोसे अगर आप रहे और वो क्या कर रहा नहीं कर रहा, अगर आपको पता भी नहीं है, कल को कुछ गड़बड़ हो जाएगी, वो बोलेगा कुछ एक्सक्यूज बना दिया, उसके बाद रोने से क्या फायदा। सो फ्रेंड्स, इट्स वेरी इजी कि मार्केट से कैसे अप टू डेट रहा जाए। या तो आप खुद आज के डेट में स्मार्टफोन यूज करते हैं, गूगल है एंड बहुत सारे फिनेंशियल ऐप हैं जिसको फॉलो करके आप मार्केट में एटलीस्ट क्या हो रहा नहीं हो रहा, या फिर एटलीस्ट आपका जो अपना इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में तो आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एक तरीका वो हो सकता है। दूसरा तरीका, एक रिलायबल एडवाइजर को ढूंढे, अच्छे एडवाइजर को ढूंढे जो सही में नॉलेजेबल हो, क्वालिफाइड हो, एथिकल हो, जो आपको बीच बीच में आपका पोर्टफोलियो का रिव्यू कराते रहे, आपको अप टू डेट करता रहे। इतना सिंपल है। एंड नेक्स्ट लास्ट, उनके नेवल से वर्मा जी निकले हैं, तो वर्मा जी के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं। वर्मा जी से लेसन जो लेना है वो क्रिएटिव होने का लेसन लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स क्लियर हैं, इन्वेस्ट करने से पहले अगर आप डिक्लेयर कर देते हैं, कंटिन्यूअस रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं, जब कभी भी कोई गोल्स को अचीव करते हैं तो अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, गिफ्ट देते हैं, फैमिली के साथ पार्टी करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ गलती करने पे अपने आप को इतने डिसिप्लिन्ड है कि आप अपने आप को भी दंड देने से नहीं चूकते हैं, आपका संकट मोचन आपके साथ है, मार्केट से अप टू डेट हैं और क्रिएटिव भी हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लॉर्ड विष्णु के चरणों में कौन है? लॉर्ड विष्णु के चरणों में कौन है? गॉडेस लक्ष्मी है। गॉडेस लक्ष्मी जिनका एक और नाम भी है चंचला। चंचला मतलब वो कहीं टिकती नहीं है, लेकिन लॉर्ड विष्णु के केस में उनके चरणों में है। तो अगर ये सारी क्वालिटी आप अपने अंदर भी ले आएंगे तो फिनांस मतलब गॉडेस लक्ष्मी, जिसको कि हम लोग धन बोलते हैं, वेल्थ बोलते हैं, वो भी आपके साथ कभी भी उसकी कभी कमी नहीं होगी। आप हमेशा वेल्दी बने रहेंगे एंड दैट्स हाउ आप एक फिनेंशियली फ्री लाइफ जी पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मा और विष्णु का जो हमने लेसन लिया अभी तक, ये कितनों को इंस्पायरिंग लगी, कितनों को नहीं लगी, और कुछ नए लेसन मिले। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे चैट बॉक्स में कुछ आप लोग कुछ कमेंट करें, सो दैट मैं समझूं कि हाँ, आप लोगों को मैं सही तरीके से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, आप रियली आप लोग एंजॉय कर पा रहे हैं। So I want some quick responses in the chat box. Kamna ma'am is saying very inspiring and informative. Superb connected, Santosh ji is saying. Very inspiring. New learning, Santosh ji is saying. Satya ji is saying. Okay, great, great. I hope Aruna ma'am and Radha ma'am and other participants, whoever is there, very nice. Thank you, Professor Bajaj sir. Anand ji, very nice and inspiring. Just super. Waiting for the Siva entry. Okay, that's great. That's great. Okay, so let's understand शिवा, लॉर्ड शिवा को भी हम लोग समझते हैं। वेल कनेक्टेड फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज लॉर्ड शिवा। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, कुछ तो है, जस्ट अ सेकंड। या सो लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा की अगर हम बात करें, ये अगेन इनका कंप्लीट फैमिली पिक्चर है। सो आप देख पा रहे हैं, जैसा कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार हम जानते हैं, उनके जो भागीरथी जी ने मतलब बहुत ज्यादा ये किया था, तपस्या किया था, और उसके बाद जो है गंगा को मतलब पृथ्वी में लाया गया था, लेकिन उसमें इतना प्रभाव था, अगर डायरेक्ट पृथ्वी में आ जाता तो दिक्कत हो जाता, शायद पृथ्वी पूरा खत्म हो सकता था। सो उसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला गया कि उसको डाइवर्ट किया गया, और वो भगवान शिव जो हैं उनके सर से फिर उनको निकाला गया, राइट। सो
लॉर्ड शिवा के सर में गंगा जी बैठी हैं, वहां से वो निकली हैं और वहां बैठती हैं। करेक्ट। माइथोलॉजी के हिसाब से हमें ये भी पता चला कि गंगा जी जो हैं वो माँ पार्वती की सिस्टर हैं, ठीक है, उनकी ही सिस्टर हैं। उस हिसाब से लॉर्ड शिवा की वो रिलेशन में साली हुई, ठीक है। सो माँ पार्वती को ये पसंद नहीं है कि उनकी सिस्टर जो है उनके हस्बैंड के सर पे बैठे। सर में बैठना मतलब आप रिलेट कर सकते हैं, करेक्ट। सो ये चीज उनको पसंद नहीं है। सेकंड, उनके सर पे चंद्रमा भी हैं। सो चंद्रदेव बेसिकली वो देवता हैं, करेक्ट, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। और जो समुद्र का मंथन हुआ था जहां पे अमृत निकला था और विष निकला था, सो बेसिकली अमृत जो है देवों के खाते में गया, मतलब उनको मिला। सो उस हिसाब से देखा जाए तो चंद्रमा के पास अमृत है, राइट, क्योंकि वो देव है। एंड वही जब विष निकला तो ब्रह्मांड का मतलब भलाई के लिए शिव जी ने खुद जो है विष का पान किया था जो उनके गले में है। सो अमृत और विष एक ही जगह पे अवेलेबल है ना, मतलब ऊपर नीचे जो भी हो। देन आप देखिए उनके गले में है सर्प है, वासुकी नाग उसको बोलते हैं, वो सर्प है। उनका एक बेटा है, वो है कार्तिकेय, जिसके वाहन है मोर। मोर जो है सांप को खा जाता है, राइट, ये सब लोगों को पता है। लेकिन यहाँ ये फैमिली ऐसी है जहां पे सांप और मोर भी एक ही साथ रहते हैं। अभी उनके जो दूसरे बेटे हैं गणेश, उनका वाहन कौन है? चूहा। अभी चूहा को सांप खा जाता है, लेकिन इधर चूहा और सांप भी इधर ही अवेलेबल है। देन शिव जी के जो वाहन है वो है नंदी, जो कि एक गाय है। और मां पार्वती जो है उनका वाहन है लायन, शेर। फ्रेंड्स, शेर उसको खा जाता है, गाय को खा जाता है, क्योंकि वो साथ में नहीं रह सकते हैं, वो उनका उसका खाना है, एक तरीके से भोजन है, राइट। एंड यहाँ पे सांप जो है, सांप को मोर खा जाता है, और मोर चूहा को सांप खा जाता है। लेकिन ये इस फैमिली में सब एक दूसरे से डिफरेंट है। इनकी नेचर की अगर हम बात करें तो कोई जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, कोई है कि मॉडरेट एग्रेसिव है, और कोई है कि एकदम नेचर वाइज बहुत ही काम है। जैसे कि गाय को शांत माना जाता है, करेक्ट। तो नेचर वाइज वो बहुत ही कूल है, बहुत ही मतलब एग्रेशन तो है ही नहीं। वहीं लायन की बात करें, स्नैक की बात करें, तो ये इनका नेचर एग्रेसिव है, ठीक है। अगर साइज की हम बात करें तो अगेन गाय और लायन की जो साइज है वो कहीं बड़ा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा है। और इसके बाद शिव जी की अगर हम बात करें तो अपने बॉडी में लगाते हैं बभूत, वो जो राख होता है ना उसको लगाते हैं, दैट इज बभूत। एंड उसके फॉलोअर हैं सारे भूत, ठीक है। सो कितना अजीब कॉम्बिनेशन है। एक फैमिली है और वहां पे डिफरेंट डिफरेंट नेचर के, डिफरेंट डिफरेंट साइज के, आज पर मतलब नेचर की अगर हम बात करें वो एक साथ रह ही नहीं सकते। लेकिन लॉर्ड शिवा के केस में ये यहाँ पे सब साथ में रहते हैं। फिनेंशियल लेसन की हम बात करें तो इनसे हम जो है एसेट एलोकेशन का फिनेंशियल लेसन ले सकते हैं। एसेट एलोकेशन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बेसिकली एसेट एलोकेशन के थ्रू से हम ये बताते हैं कि आपका पोर्टफोलियो जो है डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। डाइवर्सिफाइड मतलब सिर्फ इक्विटी इक्विटी नहीं होना चाहिए, या डेट डेट नहीं होना चाहिए, या गोल्ड गोल्ड नहीं होना चाहिए, या एक ही टाइप का प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट पुट ऑल द एग्स इन सेम बास्केट, वॉरेन बफेट ने कहा है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें गिरावट आई तो पूरा पैसा आपका डूब सकता है। तो ये नहीं करके आप क्या करें, उसको डाइवर्सिफाइड कर दे। कुछ पैसा, अगेन डिटेल्स में जब जाते हैं तो और समझते हैं कि किसी इंसान का क्या रिस्क एपेटाइट होता है, और अकॉर्डिंगली उसका फिनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उसका एज, उसका नेचर, और उन सबको ध्यान में रख के, राइट। तो
एसेट एलोकेशन की जब हम बात करते हैं, सो इक्विटी, डेट, गोल्ड, बॉन्ड्स, है ना, एफडी, थोड़ा पीएमएस, पीपीएफ, ऐसे करके अगर आप डाइवर्सिफाइड करके रखेंगे तो हमने पिछले 20-22 सालों से देखा है, अगर आपने इक्विटी में रखा है तो ऐसे भी टाइम आए हैं, हाल में भी हमने देखने को मिला जहां मार्केट क्रैश कर गया। तो अगर सिर्फ इक्विटी में आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा तो आपका पोर्टफोलियो तो आधा से भी कम हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से डेट मार्केट में सिर्फ रखेंगे तो कई बार डेट ने भी खराब रिटर्न्स दिया है, ठीक है। सो अगर ऐसा हम करते हैं कि अपना पोर्टफोलियो को हर जगह पे डाइवर्सिफाई करके रखेंगे तो 20-22 सालों में हमने देखा है, इन स्पाइट ऑफ ह्यूज फॉल, 65% का भी मार्केट फॉल होने के बावजूद, एसेट अलोकेशन की वजह से ये आपको एक बेहतरीन रिटर्न्स देता है। तो जिस तरीके के इनके फैमिली में बड़े साइज और नेचर, मतलब एग्रेसिव नेचर के लोग भी हैं, तो ठीक उस तरीके से आपका पोर्टफोलियो में भी कुछ पोर्शन एग्रेसिव पोर्टफोलियो होना चाहिए, कुछ जो है मॉडरेट पोर्टफोलियो होना चाहिए, और कुछ जो है मिनिमम रिस्क वाले और या लो रिस्क वाले पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप अपना पोर्टफोलियो को, अपना इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके रख के चलेंगे, तो जिस तरीके से लॉर्ड शिवा के फैमिली में वो इतने बेहतर तरीके से मैनेज करके चलते हैं कि उनके फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपका भी फिनेंस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप लॉर्ड शिवाजी के फैमिली से ये एसेट अलोकेशन का एक बेहतरीन लेसन आप लोगों को मिला। अगर आप लोगों को ये कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया इंसाइट मिला, तो आई वांट टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट यस, न्यू लर्निंग, ग्रेट लर्निंग, व्हाटएवर you want to say. Complete new angle of visualization of mythology, Ashok Ghadke ji is saying. Yes, new learning, Kamna ma'am is saying. Thank you, Kamna ma'am. Satya ji is saying, yes, new learning. Well connected, Aruna ma'am is saying. Fantastic. So that is the thing, right? अभी हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग, yes, new lesson, great. Okay, thank you. Okay. Friends, अब जो हम लेसन लेने वाले हैं, दैट इज रामायण से जो लीड कैरेक्टर हैं, मेन कैरेक्टर हैं, जिसके चलते पूरा रामायण हुई, ठीक है, रामायण में ही राम है, वो है पहला कैरेक्टर है राम, ठीक है। सो राम की अगर स्टोरी को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि एक इंसान जो भी है, उसका शादी उदी हो गया, यंग हो गया, अपना एजुकेशन कंप्लीट हो गया, अब राजा बनने वाला है। लेकिन राजा बनने से एक दिन पहले, स्टोरी में हम भी नहीं जाते हैं, पता लगता है कि नहीं, राजा नहीं बनना है आपको अभी 14 साल के लिए जंगल में जाने का है। एक इंसान का क्या रिएक्शन हो सकता है? वो तो एकदम पागल हो जाएगा, अरे ऐसे कैसे, सारा डिसाइडेड है और हम सबसे काबिल भी हैं, हम सबसे बड़े भी हैं, तो इसमें तो मेरा हक है, तो हम आप होंगे तो हम तो लड़ जाएंगे, करेक्ट। लेकिन नहीं, ये फादर ने बोल दिया, फादर ने वचन दिया था और उसके चलते तो निकल पड़े, तुरंत तैयार हो गए। ये अलग बात है कि उनके साथ उनकी मिसेज भी, माँ सीता ने भी जाने का फैसला लिया, देन भाई भी गए, वो अलग बात है। लेकिन पहला जो था, एक्चुअली राम वनवास हुआ था, सीता और लक्ष्मण का नहीं हुआ था, वो उनको कंपनी देते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक्सेप्ट करना भी कितनी बड़ी बात है। जंगल में चले गए, जंगल में जाने के बाद क्या होता है, न्यूज आता है कि फादर एक्सपायर कर गए, और पीछे पीछे भरत जी, उनके जो छोटे भाई जिनको कि नेक्स्ट राजा बनना था, उन्होंने डिनाई कर दिया राजा बनने से। वो आके उनको मनाने लगते हैं कि भैया जो हुआ सो हुआ, वापस चलो। लेकिन ये बोलते हैं नहीं, फादर को अभी वो नहीं रहे कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने उनको वचन दिया। ये रघुवंशी वाला बात है, मतलब वो क्या एक कहावत है ना, प्राण जाए बट वचन न जाए, तो हमने वचन दे दिया, हमको तो आगे ही बढ़ना है। देन भरत जी बोलते हैं ठीक है भैया, आप नहीं मानते हो कोई बात नहीं है, आप अपने खड़ाऊ दे दीजिए। खड़ाऊ मतलब स्लीपर या जो बोल लीजिए, है ना, चप्पल, ठीक है। उस समय खड़ाऊ होते थे, लकड़ी के होते थे, वो दे दीजिए। अभी जंगल में एक राजकुमार, उनकी क्या परवरिश होती होगी, उतना जबरदस्त। उस समय के सम्राट, मतलब राजा दशरथ जो है सम्राट थे, और उनके यहाँ पे मतलब कितना कोमल बॉडी होगा, और कैसे अभी जंगल में वो उबड़ खाबड़ रास्ता और क्या क्या सब झेलना पड़ेगा।
वहां पे उनसे उनके खड़ाऊ भी ले लिए गए, वो खुशी खुशी दे दिया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं तो थोड़े टाइम के बाद मतलब बहुत सारे राक्षस और क्या क्या सब होने लगता है, उनको मारना, सबको मारकाट करना पड़ता है। देन उनकी वाइफ का भी किडनैपिंग हो जाता है, राइट। सो सीता हरण हो जाता है। उसके बाद फिर जंगल जंगल भटक भटक के फिर कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता है, फिर चलो रामायण बढ़ता है, आगे बढ़ता है। लेकिन मतलब एक इंसान के साथ क्या दुर्गति, क्या मतलब द वर्स्ट बोल सकते हैं, वो होता है। इन स्पाइट ऑफ दैट ये हमेशा स्माइल करते रहते हैं, एवर स्माइलिंग, काम, पेशेंस, राइट। सो जो एक चीज लर्निंग जो इनसे लेने का है, सिचुएशन कितना भी खराब हो जाए, आज हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो हम फाइनेंस से ही कनेक्ट करेंगे। मार्केट का सिचुएशन अप जाए, डाउन जाए, कैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक लेसन जो राम जी से ले सकते हैं, भगवान राम से ले सकते हैं, दैट इज बी पेशेंट। अगर आपने संयम रखा है तो जो घटनाएं जो घटती है मार्केट में, कभी प्लस कभी माइनस, कभी कुछ, उस पे अपने को संयम बना के रखना है। पेशेंस अगर हम रहेंगे तो क्या होगा, एंड ऑफ द डे आपको, जैसे कि फिर सारा कुछ होने के बाद इनको फिर अपना रामराज वापस मिला 14 साल के बाद। हम 14 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट रिलेट कर रहे हैं। कहने का मतलब है मार्केट जो होता है ना, करेक्शन जो होता है वो टेम्पोररी होता है, जबकि ग्रोथ है वो परमानेंट है। आज से पीछे की अगर हम घटनाओं की बात करें, अभी जो 4 महीने पहले हुई, या इससे पहले 2016-17 के टाइम पे भी मार्केट स्टैग्नेंट था काफी टाइम, मतलब एक नया हाई बना के फिर नीचे चला गया था। 2013 के टाइम पे बहुत खराब सिचुएशन था। 2008 के टाइम पे भयानक मंदी हुई थी, सबको पता है। उससे पहले बात करें तो 2001 में बहुत घोटाला हुआ था। देन 99 के टाइम पे वो कारगिल लड़ाई और उस सब की वजह से स्थिति बहुत खराब थी। देन उससे पहले 92 में हर्षद कांड हुआ था। तो कई सारे सिचुएशन, एवरी टाइम एक नया स्टोरी, एवरी टाइम कुछ नए रीजन। इन स्पाइट ऑफ दैट ये फिर गाड़ी दौड़ पड़ी और फिर एक नया हाई बना। लेकिन वो जो मोमेंट होता है, उस मोमेंट पे लोग जो है पेशेंस नहीं रह पाते हैं। उनको ये लगता है कि अब तो मार्केट खत्म हो गया, अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन सब कुछ खत्म होता है क्या? कुछ भी खत्म नहीं होता है। ये हमारा माइंड जो होता है ये हमें रोकता है और ये एक्शन लेना पड़ जाता है, जिसके चलते लोग लॉस बुक कर लेते हैं, कुछ भी हो जाता है। लेकिन उस जगह पे अगर आप संयम से बने रहें, आपको पता है कि आपने अच्छी कंपनियों के शेयर्स में पैसे डाले हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड कंपनियों के शेयर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो टेम्पोररी अगर डाउन भी है तो आप बने रहिए, घबराइए मत, लॉन्ग रन में ये आपको पे करे। तो कीप पेशेंस, दैट इज द लर्निंग फ्रॉम लॉर्ड रामा। होप इट्स क्लियर फ्रेंड्स। सेकंड लीड कैरेक्टर बोल सकते हैं और जिनसे हम लेसन ले सकते हैं। रामायण का पूरा अगर स्टोरी की अगर हम बात करें तो जो टर्निंग पॉइंट था, जो रामायण का लड़ाई होता है, रावण को जाके मारते हैं और ये सारी चीजें होती है, ये सारा कुछ भी नहीं होता अगर सीता हरण नहीं होता। तो सीता हरण वाज वेरी, मतलब वो टर्निंग पॉइंट था रामायण का। लेकिन उस एक घटना ने पूरा रामायण का दशा दिशा बदल दिया। अगर ऐसा कुछ नहीं होता सीता हरण, तो क्या होता, मे बी वो जंगल में ही घूम फिर रहे होते। इनफैक्ट वो काफी टाइम बिता चुके थे, ऑलमोस्ट 12 या 13 साल के का समय गुजर चुका था। उसके बाद सीता हरण होता है और लास्ट के 1 साल में उन्होंने वो सारी चीजें होती है और फिर लंका विजय होता है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये एक घटना होती है और पूरा रामायण को एक अलग दिशा में लेके चली जाती है। सीता हरण जो घटना है, यहाँ पे जो लेसन हमें लेने हैं वो 2 लेसन लेने हैं। पहला लेसन, फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉरेन बफेट जो बोलते हैं, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। ठीक है, सो ग्रीड एंड फियर, ये जो दोनों ही चीजें हैं, इनको मैनेज करना इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए। अगर इन दोनों चीजों को अगर आप नहीं कर पाते हैं ठीक से मैनेज,
तो आपके साथ उल्टा होएगा सब कुछ। सीता के साथ क्या होता है, माँ सीता के साथ क्या होता है, वो सोने के हिरण को देखती है। वो इतना चमकीला हिरण था, इतना सुंदर था, मोहित करने वाला था, और उसके उनको लगता है कि ये हिरण अगर मेरे पास आ जाए तो बहुत अच्छा। अभी कॉमन सी बात है, सीता माँ वो शी वॉज हाईली एजुकेटेड, करेक्ट? ऐसा नहीं था कि वो राजकुमारी थी, और एजुकेटेड भी थी। जो उनका ये होता है, पढ़ाई लिखाई होता है उस टाइम के हिसाब से, वो सारा कुछ था, प्लस कहीं कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, उनको हर चीज का नॉलेज था। लेकिन वो भी ग्रीड के चक्कर में पड़ गई, और भगवान राम जब उनको बोले कि ये कोई माया है, ये कोई गड़बड़ है, इसके चक्कर में ना पड़ो, लेकिन वो जिद करने लग जाती है। हमको हमको नहीं मालूम, क्या आप मेरा मतलब ये छोटा सा इच्छा भी आप पूरा नहीं कर सकते हो? या तो जिंदा या मरा हुआ जैसे भी आप लेके आओ, जिंदा रहो तो मेरे कुटिया के सामने ये खेलते रहेगा, और मर गया तो कोई बात नहीं है, हम लोग पूजा करने के लिए उसको ये बना लेंगे, बिछावन बना लेंगे, मरा हुआ अगर लाओगे तो। ये उसका बोलना था, एंड दैट्स हाउ राम चले गए। तो ग्रीड, यही चीज मैं कई बार इन्वेस्टर्स के साथ हो जाता है। कोई एक इंसान आता है और कुछ ग्रीड दे देता है कि ये इन्वेस्ट करो, आपका पैसा 3 साल में डबल हो जाएगा, 5 साल में डबल हो जाएगा, लाइक दैट, एंड लोग ग्रीड में पड़ते हैं और अपना जमा पूंजी उसमें गंवा देते हैं। उनको लगता है कि अरे इतना जबरदस्त। या आज के डेट में मार्केट में कुछ दिन पहले किसी ने मुझे अप्रोच किया था, वो बोल रहा है कि एवरी वीक आपको 2% रिटर्न मिलेगा। क्या है? तो बिटकॉइन है। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा पता नहीं है, क्या लॉजिक है पता नहीं है, मेरे को मिल रहा आप भी करो। हम बोले आपको मिल रहा आप एंजॉय करो, ठीक है, मुझे नहीं करना है। सो एनीवे, अभी हम उसमें नहीं जाते हैं। आप एक्सपीरियंस किए होंगे, अगर आप नहीं किए होंगे तो आपके आसपास के कोई लोग तो एक्सपीरियंस किए होंगे जहां पे उन्होंने पैसा डाला और कंपनी जो है रातों रात गायब हो गई। तो ये ग्रीड का नतीजा है। जब कभी भी कोई चीज रेगुलेशन के बाहर जाके और ऐसा कोई लुभावना ऑफर दे, तो समझें कि वहां कुछ गड़बड़ है। टेम्पोररी शायद आपको कुछ बेनिफिट मिल भी जाए, लेकिन लॉन्ग रन में आपको नुकसान ही होना है। अगर ऐसा कोई मैजिक राइट सच में मार्केट में अवेलेबल होता, तो क्या आपको नहीं लगता इंडियन गवर्नमेंट उस आदमी को हायर कर लेता, बोलता कि तू ही इकोनॉमी चला अपना, फिर तो सारे पूरा देश का मतलब भला हो जाता, राइट? लेकिन वो उस समय वो जब ग्रीड में पड़ता है कोई इंसान, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट, वो तो माया ही था। उधर से वो उसका मारिच जो है उसको तीर लग जाता है, तो वो क्या बोलता है, वो राम की आवाज निकाल के, भगवान राम का आवाज निकाल के लक्ष्मण को आवाज देता है, सीता को आवाज देता है, और उसमें फिर सीता बोलती है तुम जाओ, जरूर तुम्हारे भैया जो है कुछ मुसीबत में है। जब ग्रीड में होता है आदमी, और जब दूसरा जो है फियर वाली जो बात आ जाती है, जब फियर में होता है आदमी तो दिमाग काम करना अगेन बंद कर देता है। वो भूल गई कि उसके हस्बैंड दुनिया के सबसे जबरदस्त धुरंधर है, उनके पास दिव्यास्त्रों की कोई कमी नहीं है, और लक्ष्मण भी उनको समझाता है कि ऐसा हो नहीं सकता है कि भैया को कोई मार सकते हैं, लेकिन उस समय उनका दिमाग ब्लॉक हो गया। उल्टा वो लक्ष्मण को गाली मतलब देती है, अब्यूज करती है, हम समझ गए तुम मतलबी हो, तुमको अपने भैया का फिक्र नहीं है, और क्या क्या सब बोल देती है, राइट? और उसको जबरदस्ती भेजती है। वहां पर भी लक्ष्मण रेखा खींच के रखा था कि इसको पार मत करना, कुछ भी हो जाए, और वहां पर वो सुरक्षित थी। लेकिन ये जो रावण, वो ब्राह्मण का वेश लेके आता है और आके उनको अप्रोच करता है, और वो कोशिश करता है अंदर जाने का, जा नहीं पाता है, तो उसको बोलता है कि माँ सीता को बोलता है तुम बाहर आ जाओ, और तुम बाहर आके मुझे दो। ये आराम से वहां रुक सकती थी और रुक भी रही थी, लेकिन जैसे ही इसने बोला, रावण ने, जो कि ब्राह्मण के रूप धारण किया हुआ था उस टाइम, तुम अगर नहीं आओगी और भूखे ब्राह्मण को खाना नहीं दोगी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। और जब श्राप वाली बात आई तो वो फिर से डर गई और वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस की। उसके बाद क्या हुआ सबको मालूम है। सो अगेन फ्रेंड्स, अभी मार्केट का जो सिचुएशन हुआ था, मार्केट जो गिरा था, कितने लोग सिर्फ डर से कि
दुनिया खत्म होने वाला है, मार्केट खत्म होने वाला है, लोगों ने ह्यूज लॉस बुक किए और ये हमेशा होता रहा है। तो दोनों ही केस में जब मार्केट अप रहता है सबको दिखाई देने लगता है कि मार्केट जब 42,000 था तो सब 50,000 की बात कर रहे थे। 2008 की बात करें जब 21,000 था तो सब लोग 25,000 30,000 की बात कर रहे थे। तो उस समय पे सब मतलब ऊपर में सबसे ज्यादा लोभ में, आउट ऑफ ग्रीड, वो एक मोमेंट होता है जहां पे रोड का चलता हुआ आदमी भी स्टॉक मार्केट का बात करने लग जाता है। तो समझ लो लोग जो है ग्रीड में आ रहे हैं। तो दैट्स व्हाई वॉरेन बफेट सेड व्हेन अदर्स आर ग्रीडी बी फियरफुल। तब आप कॉशियस हो जाइए। एंड जब नीचे आ जाता है और सब लोग सोचते हैं कि मार्केट खत्म हो जाएगा खत्म हो जाएगा, वो बेचने लग जाते हैं और बोलते हैं कि भाई बेच के निकल जाओ, कुछ भी हो सकता है। व्हेन अदर्स आर फियरफुल बी ग्रीडी। वहां पे आप लालची हो जाओ तो वो लोअर लेवल पे आपको एंट्री मिलेगी और मार्केट जब बाउंस बैक करेगा तो आपको फायदा हो जाएगा। सो हमें लेसन ये लेना है कि ना तो ग्रीडी होना है ना ही फियरफुल होना है। राम जी से ऑलरेडी हमने लेसन ले लिया है कि पेशेंस रखना है। अगर आपने लिया और मार्केट गिर भी गया है, आपको पता है आपने अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, तो बने रहिए ना, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। गेट क्विक रिच स्कीम, यस अरुणा मैम, ऐसा स्कीम आते रहते हैं मार्केट में, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज द थिंग, दिस इज द लेसन वी कैन टेक फ्रॉम माँ सीता, राइट। नेक्स्ट, हनुमान जी, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। शायद हनुमान जी नहीं होते तो रामायण में इनको विजय मिलना मुश्किल था, शायद जीत भी नहीं पाते, करेक्ट। संकट मोचन, उसके बारे में पहले ही हम बात कर चुके हैं। बट यहाँ पे जो लेसन लेना है इन्वेस्टर्स को, एक तो वो कि आपका संकट मोचन आपके साथ होना चाहिए, तो इंश्योरेंस और एडवाइजरी और वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। एडिक्वेट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड का प्रिपरेशन होना ही चाहिए। बट एक और लेसन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा जो हनुमान जी से लेने का है। सो बेसिकली पहली बात, उनके पास बहुत ताकत था, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि उनके पास क्या ताकत था। जाम्बवान जी जब उनको बताते हैं कि वो कोई मुनि जो है श्राप दिए थे जिसके चलते वो भूल गया था ताकत, अदरवाइज वो समुद्र को लांग सकता है। तो समुद्र, कई हजार माइल्स का समुद्र को वो लांग के जाता है। और फर्स्ट टाइम जो इंट्रैक्शन होता है माँ सीता के साथ अशोक वाटिका में, इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, मतलब तुम कौन हो, ठीक है। तो ये क्या जवाब देता है, मैं राम भक्त एक तुच्छ ब्राह्मण हूं। क्या बोलता है, मैं राम भक्त एक तुच्छ ब्राह्मण हूं माते। सो फ्रेंड्स, जो लेसन लेना है हनुमान जी से, वो है लेसन लेना है हम्बलनेस का। मतलब इतना जबरदस्त हम्बलनेस, अगर हम थोड़ा सा लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हैं किसी भी एरिया में, स्पेशली वेल्थ का एरिया में, तो पर्टिकुलरली थोड़ा सा कुछ प्रमोशन पा लेते हैं तो एकदम सीना फूल जाता है और चौड़े होके चलने लगते हैं। सो सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट देन ये सच्चाई है कि नहीं। अगर कुछ अच्छा प्रॉफिट बन जाता है तो लोगों को संभलता नहीं है वो प्रॉफिट। तो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करे, आपने वहां पे अच्छा कुछ प्रॉफिट बनाया, उसके बाद एकदम अब किसी की जरूरत नहीं है, हम ही स्टॉक मार्केट के मास्टर हो गए, हम ही जो है म्यूचुअल फंड के मास्टर हो गए, हमें किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है, और जिससे बात कर रहे हैं थोड़ा अलग टोन में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी प्रॉफिट किया। और उनको देखिए, वो पूरा समुद्र कितने हजार किलोमीटर तय करके आए, उधर पहुंचे और अपने आप को बोल रहे हैं हम एक तुच्छ बानर हैं। जो इंसान अपना सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, कोई बड़ा काम करता है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो उसको गिरने में टाइम नहीं लगता है। और फिनांस सेक्टर में तो हमने कितने क्लाइंट्स को ऐसे देखे हैं जो अपने सक्सेस को, अपना प्रॉफिट को पचा नहीं पाते हैं, और जो प्रॉफिट आए रहता है जिस तरीके से, उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो गलत डिसीजन लेने लगते हैं। तो जब कभी सक्सेस मिले उस टाइम पे अगेन पेशेंस होने का है, उस टाइम पे हम्बल होने का है, और उस तब क्या है ना, आप सक्सेस को डाइजेस्ट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, रामायण से भगवान राम, माँ सीता एंड हनुमान जी से ये तीन बहुत जबरदस्त लेसन हमें मिलता है।
पहला पेशेंस रहने का, ग्रीड और फियर के चक्कर में नहीं पड़ने का, तीसरा चाहे कुछ भी हो जाए हमें हम्बल बने रहने का। ये लॉन्ग रन में हमें काफी काम आता है वेल्थ क्रिएशन में। आई होप रामायण से जो हमने लेसन लिया ये काफी अच्छा आपको एक लेसन मिला, लर्निंग मिला। अगर आप इस बात से एग्री कर रहे हैं तो प्लीज टाइप कीजिए यस एग्रीड। आई वांट सम रिस्पॉन्सेस इन द चैट बॉक्स फ्रेंड्स। फैंटास्टिक फैंटास्टिक नागी सर, फैंटास्टिक आनंद जी, थैंक यू। सत्या जी एग्रीड, वेरी मच थैंक यू। या नेक्स्ट, महाभारत। महाभारत के अगेन जो एक बहुत बड़े कैरेक्टर हैं थे महाभारत के, वो है भीष्म पितामह। एंड ऑफ कोर्स कृष्णा एंड कर्णा इज देयर, उनसे भी हम लेसन लेने वाले हैं नागी सर। सो भीष्म पितामह, इनका पहला नाम क्या था मालूम है ना आपको? देवव्रत। वो राजकुमार देवव्रत थे और अपना एजुकेशन वगैरह सारा चीज कंप्लीट करके जब आए, ये डिसाइड हो गया था कि उनको राजा बनना है। लेकिन उसी टाइम पे कुछ घटना घटी और घटना ये घटी कि उनके पिताश्री महाराज शांतनु वो कहीं घूमने जाए रहते हैं, वहां पे वो मत्स्य कन्या सत्यवती को देखते हैं और उनसे मोहित हो जाते हैं, उनसे शादी करने का विचार करते हैं, मैरिज करने का विचार करते हैं। लेकिन उनके जो पिताश्री हैं, मतलब सत्यवती के पिताजी जो हैं, वो कंडीशन रख देते हैं कि शादी तभी होगी अगर आपका बेटा, मतलब आपका बेटा जो है वो राजा नहीं बनेगा, बल्कि सत्यवती के जो बेटा होंगे वो राजा बनेंगे। लेकिन राजा शांतनु ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके थे कि देवव्रत जो है वो राजा बनेगा। तो अभी वो बहुत दुविधा में पड़ गए। वो बोले ऐसा हो नहीं सकता है, वो घर आ जाते हैं लेकिन वो उदास रहने लगते हैं। दादू सोने दो से। somebody has unmuted yourself. Please mute yourself. Yes. So ये जब उदास रहने लगते हैं, देवव्रत को समझ में नहीं आता, वो बोलते हैं कि अपने पिताजी से पूछते हैं, वो बोलते हैं कोई बात नहीं। ये फिर अपने गुप्तचर को भेजते हैं एंड समहाउ पता लगता है कि रीजन क्या है। तो वो खुद जाते हैं क्योंकि उनको अपने का उदासी देखा नहीं जाता है। मैम आपने अपने आप को अनम्यूट किया है, आई डोंट नो हु इज, कौन है आप? प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, आपकी आवाज आ रही है, बैकग्राउंड आवाज आ रही है। या तो फ्रेंड्स क्या होता है, अरे 1 मिनिट पहला मैंने कि अनम्यूट करवाएंगे। चलिए मैंने म्यूट कर दिया यहाँ से। या सो फिर अपने आप को अनम्यूट कर ले रहे हैं। नीलेश पारिक जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट ना करें। आई थिंक कोई बच्चा है उनके साथ, वो बार बार कर ले रहा है। ओके सो राजा बनना तय था देवव्रत जी का, लेकिन उस टाइम पे एक नया चीज आ गया और इन्होंने अपने पिता को खुश करने के लिए ये भयानक प्रतिज्ञा ले लेते हैं एंड उसके बाद से ही उनका नाम पड़ता है भीष्म। और भीष्म प्रतिज्ञा वो वेल नोन है सबको लिए, और वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा। तो मत्स्य कन्या के पिताजी जो हैं वो बोलते हैं आप राजा नहीं बनोगे ठीक है, लेकिन कल को जो है आपके बच्चे होंगे वो तो मानेंगे नहीं। तो इन्होंने एक और प्रतिज्ञा लेते हैं, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य पालन करूंगा। एंड दैट्स हाउ वो बोलते हैं कि मैं लाइफ लॉन्ग जो है हस्तिनापुर का केवल, मैं खुद कभी राजा नहीं बनूंगा। तो फ्रेंड्स जो लेसन हमें इनसे लेनी है, कभी भी चाहे कुछ भी सिचुएशन हो जाए,
आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जो आप एक्शन ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म गोल के चक्कर में उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। सो भीष्म जी का राजा तय था, दैट वाज द लॉन्ग टर्म गोल्स। एंड अगर वो राजा बनते तो हस्तिनापुर और भारतवर्ष का इतिहास कंप्लीटली डिफरेंट होता है, राइट। लेकिन एक शॉर्ट टर्म गोल्स आ गया, और शॉर्ट टर्म गोल्स ये आ गया कि महाराज शांतनु को शादी करना था। उसके चलते उस शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली राजा नहीं बनने का, और उसके बाद जो हुआ सबको पता है। ऐसे कई सारे लोगों के साथ होता है, शायद आप भी ऐसा करते हैं, तो यहाँ लेसन लेने की जरूरत है। लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, अपने बच्चे का मैरिज के लिए, अपने बच्चे का एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज के लिए, अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए। अचानक से कुछ इमरजेंसी आ जाती है। इमरजेंसी भी कैसे पता है? मैंने अपने क्लाइंट्स का वो एक्सपीरियंस देखा है। बच्चे का 5th बर्थडे आ गया, बच्चे का 10th बर्थडे आ गया, अभी इस बर्थडे को ग्रैंड सेलिब्रेट करना है, तो क्या करना है? वाला जो पैसा जमा हो रहा है, पैसे को ब्रेक कर लेना है, तो कर ही नहीं सकते, कर लेना है, और नहीं। बच्चे का बर्थडे को सेलिब्रेट करना है। जी, आपसे काफी डिस्टर्ब हो रही है हमें सेशन में। नीलेश पारेख जी, आर यू लिसनिंग मी? नीलेश पारेख जी। यस यस मैडम, आप बार बार हेलो म्यूट कर रहे हो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। या सो बर्थडे, अभी बच्चे का एजुकेशन आएगा तो फिर क्या होगा? सिमिलरली कुछ मेडिकल इमरजेंसी भी आ सकती, जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकते हैं। लोग जो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए जो प्लानिंग कर रखे थे उसको ब्रेक कर लेते हैं, और नतीजा क्या होता है? उसके लिए फिर तो बाद में कॉम्प्रोमाइज होती ही है। सो उसका सॉल्यूशन क्या है? एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करें ना। 3 महीना अपना मंथली इनकम का, 3 महीना 6 महीने का इनकम का एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लें, ताकि किसी भी तरह का इमरजेंसी आने से उसको यूटिलाइज करें, ना कि अपने लॉन्ग टर्म के लिए जो आप कर रहे हो उसको ब्रेक करें और शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करें। तो भीष्म जी से ये लेसन लेने का है हमें, फाइनेंशियल लेसन लेना। महाभारत के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं पांडव के अर्जुन, राइट। सो अर्जुन से जो फाइनेंशियल लेसन हम ले सकते हैं वो बेसिकली ऐसा है कि जब अज्ञातवास होती है, जो भी इनके साथ होता है उसके बाद ये लोग लड़ते हैं, वो ये है कि अज्ञातवास के टाइम पे इनको लॉर्ड कृष्णा ने इनको बोलता है, अज्ञातवास है 13 साल, आप सिर्फ जंगल में ऐसे बीत के टाइम बिताओगे तो नहीं चलेगा। यस, फोकस, नागी सर, फोकस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। वो लेसन तो है ही, जो बचपन में ही हमने सीखा था कि वो बेसिकली उनको जब पूछा जाता है कि क्या दिखाई दे रहा है, तो वो बोलता है कि मुझे सिर्फ वो पंछी का आंख दिखाई दे रहा है, एंड दैट्स हाउ ही बिकम द वन ऑफ द बेस्ट धनुर्धर, राइट। सो दैट स्टोरी इज देयर ऑलवेज। बट यहाँ पे जो मैं फाइनेंशियल लेसन की मैं बात कर रहा हूँ, यस, एक्वायर एंड यूज ऑल द टाइम विदाउट वेस्टिंग। अभी 13 साल आपको बिताना है, 13 साल ऐसे ही फालतू में इधर उधर घूम के बिताना सही रहेगा, या फिर उस टाइम को यूटिलाइज करना है, अपने आप को और पावरफुल बनाना है। और लॉर्ड कृष्णा के मतलब सजेशन से उस 13 साल को इसने क्या किया? अपने आप को और ताकतवर बनाया। उन्होंने बहुत सारे ब्रह्मास्त्र और बहुत सारे दिव्यास्त्र को एक्वायर किया। सो जब कभी भी टफ टाइम होता है, बी इट मार्केट और एनीथिंग, दैट इज द एक्चुअली टाइम होता है जहां पे आप अपने स्किल्स को डेवलप करें। मार्केट्स की अगर हम बात करें, मार्केट करेक्शन की अगर जब बात करें, आप एडिशनल इन्वेस्ट कर सकते हैं। एडिशनल इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? आपको और ज्यादा मैक्सिमम यूनिट्स मिलेंगे। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें, स्टॉक प्राइस चूंकि लो रेट पे होते हैं, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स जो है आप ज्यादा ले पाएंगे। तो जितना ज्यादा मतलब क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी अगर आप देखते हैं, तो ये लेसन हम
अर्जुन से ले सकते हैं, किस तरीके से वो 13 साल का जो क्राइसिस था, 13 साल जंगल में और अज्ञातवास बिताना था, उस टाइम में उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट कर लिया, और उस टाइम पे उसने दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र और पाशुपात अस्त्र और क्या क्या अस्त्र उसने तपस्या करके हासिल किया। तो सेम चीज फ्रेंड, मार्केट जब डाउन होता है तो उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेने का, अच्छे स्टॉक जो सस्ते में मिलते हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स जिसका नैव गिरा हुआ होता है, तो आप मैक्सिमम यूनिट मतलब एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एंड इस तरीके से आपको जब मार्केट ग्रो होगा तो बेटर रिटर्न्स देंगे। आई होप ये लर्निंग भी क्लियर हो गया। देन फ्रेंड नेक्स्ट, एक जो बेहतर पावरफुल एक और कैरेक्टर था, दैट इज कर्ण। भीष्म के बाद कर्ण वो योद्धा था कौरव के तरफ से, जिससे जिसमें वो पावर था पूरा युद्ध को पलट देने का, ठीक है। लेकिन वो महाभारत है, हिस्ट्री सबको पता है। फिनेंशियल लेसन की हम अगर बात करें तो एक घटना जो होती है, महाभारत स्टार्ट होने से पहले अर्जुन के जो फादर, मतलब नॉट बायोलॉजिकल बट हम सब जानते हैं कि कुंती जो है इंद्रदेव को प्रेयर करती है, उनको वर मिला होता है, वो प्रेयर से उनको संतान होती है। सो बेसिकली अर्जुन जो है इंद्रदेव के बेटे होते हैं, करेक्ट। अभी उसको अपने बेटे को फेवर करना होता है, और मालूम है कि कर्ण में कितनी ताकत है, उसको वो हरा नहीं सकता है, अर्जुन नहीं हरा सकता है। वो हरा पाए इसके लिए वो क्या करता है, कर्ण जो है इस चीज के अपने दानवीरता के लिए भी जाना जाता है, और वो सुबह के टाइम पे पूजा पाठ करने के लिए नदी से जब नहा के निकलते हैं, और उस टाइम पे जो कोई भी उससे मांगे उसको दे देता है। इस चीज का फायदा उठा के इंद्रदेव उसी टाइम पे उसके पास जाता है और उसको कवच कुंडल मांगता है, और वो ये जानते हुए भी कि ये इंद्रदेव है, ब्राह्मण का वेश में आया हुआ है, इससे लॉन्ग रन में उसको हार्म ही पहुंचने वाला है, उसको हानि ही होने वाला है, इसके बावजूद वो अपना कवच कुंडल दे देता है। कवच कुंडल रहता तो उसको दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र उस पर असर नहीं होता, ये चीज उसको पावर था, लेकिन उसने अपने कवच कुंडल दे दी। तो फ्रेंड, फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर हम बात करें तो अगेन आप रियलाइज किए होंगे कि आपके बैंक में अचानक से कभी कोई पैसा क्रेडिट होता है, आपका बैंक मैनेजर या बैंक का जो रिलेशनशिप मैनेजर, चूंकि बैंक में अकाउंट है तो उनको पता लग जाता है कि पैसा आया है। कुछ लोग रियल में अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ये इंद्रदेव जैसे होते हैं, जैसे पता लगता है कि आपके अकाउंट में पैसा है, वो इंद्रदेव बन के आपके पास प्रकट हो जाते हैं, और अपने फायदा का, जिसमें कि उनको ज्यादा कमीशन मिले, वो बहुत चिकनी चुपड़ी बात करके आपसे वो निकालने की कोशिश करते हैं। और कई बार तो आप उनकी बातों में फंस जाते हैं, कई बार वो आपको लुभावना कुछ ऑफर दे देते हैं, कुछ गिफ्ट दे देते हैं। तो कर्ण से ये लेसन लेने का, कर्ण को पता होते हुए भी वो दे देता है, लेकिन अगर आपको पता है कि ये जो है पूरी तरीके से सिर्फ इतना दिन तक पूछने भी नहीं आया, लेकिन जैसे ही अकाउंट में पैसा दिखा मांगने आ गया, तो वहां पे अपने आप को रोकने का है, नहीं तो फिर लॉन्ग रन में अगेन आपको लॉस हो सकता है। आई होप इट्स क्लियर फ्रेंड। सो हम रामायण और महाभारत से लाइफ लेसन जो लेते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डूज, बट ऑल्सो वी कैन टेक लेसन्स ऑफ डोंट्स। क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दोनों ही लेसन हमें अपने माइथोलॉजी में वो पावर है जो ये हमें देते हैं, राइट। तो क्या नहीं करना है, ये लेसन हमें कर्ण के लाइफ से लेने हैं, भीष्म के लाइफ से लेने हैं। देन फाइनली फ्रेंड्स, लॉर्ड कृष्णा। कृष्णा अगर पांडव के फेवर में नहीं होते, उनके साथ नहीं होते, तो अगेन महाभारत ये जीत नहीं पाते थे। तो ही इज द ऑल टाइम बिगेस्ट एडवाइजर, करेक्ट। एडवाइजर शकुनी भी थे महाभारत में, लेकिन उनका इंटेंशन अलग था, और वो खुद चाहते थे कि पूरा कुरुवंश का खात्मा हो। उसके पीछे का स्टोरी में फिलहाल नहीं जाते हैं, लेकिन कहने का मतलब है वो भी एक एडवाइजर थे, और कृष्ण भी एक एडवाइजर थे। इन्होंने पांडवों का साथ दिया, धर्म का साथ दिया, और क्या करना चाहिए, कैसे मुसीबत टाइम पे क्या चाल चलना है, कैसे करना है, एंड फाइनली पांडव को महाभारत में विजय दिलाते हैं।
So friends, being a investor, being a financial planner या being a clients बोलने, ठीक है, आपका अपना काम है, अपना जॉब है, अपना बिजनेस है, इन सबको उन सब में फिनांस का एक्सपर्टाइज डेफिनेटली आपको नहीं है. सो एक अच्छा और सच्चा एडवाइजर अगर आपके साथ हो तो वो आपको फिनेंशियल फ्रीडम का जो जर्नी है उसमें वो आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जा सकता है, आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है. सो जो महाभारत में लॉर्ड कृष्णा से जो लेसन लेना है, अगर आपको प्रॉपर फिनेंशियल प्लानिंग करनी है एंड यू डोंट हैव दैट मच टाइम एंड नॉलेज, तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव ए गुड, मतलब अच्छा और सच्चा एडवाइजर अगर आपके पास होगा तो वो आपको बहुत जबरदस्त तरीके से मदद कर सकता है. सो महाभारत से इन 4 कैरेक्टर से हमें लेसन लेने की जरूरत है. आई होप ये लर्निंग जो महाभारत के इन 4 कैरेक्टर से लिए, अगेन ये आपके लिए नए हैं या कुछ नए चीज सीखने को मिले. सो आई वांट सम रिस्पॉन्सेस फ्रॉम योर एंड. So Nagi ji is saying Krishna is my stick of hypnotist. Yes, great Sarji. New learning. Thank you, Kamna ma'am. So friend, with this I'm concluding today's session.